हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड है। और माइक्रोस्कोपी में भी हम ट्रांसफर सेक्शन जब काटते हैं तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। कारण क्या है? कारण ये है कि कई प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब मैं लेक्चर के दौरान आपको उसके बारे में अवगत कराता रहूँगा किस प्रकार के क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जब आपका मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो भी इन्हीं टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। आपका जो साइनॉप्सिस हो सकता है, साइनॉप्सिस में भी एक इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेनिंग रिएजेंट यूज्ड इन ट्रांसफर सेक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है स्टेनिंग रिएजेंट, इसका मतलब क्या होता है? नाम अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है कि वो रिएजेंट जो कि स्टेन करने के काम में लाए जाते हैं। इनको हिंदी में बोला जाता है अभिरंजित करना। अब अभिरंजित और स्टेनिंग करने, किसको स्टेन करना है? मेनली जो स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो स्पेसिफिक टाइप के स्टेनिंग रिएजेंट से ही स्टेन हो जाती है। जब स्टेन होगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि अगर सपोज कीजिए मैंने कोई ट्रांसफर सेक्शन काटा है और उसमें मैंने कोई स्टेनिंग रीजन नहीं डाला, केवल एक ग्लिसरीन की ड्रॉप डाली, अपना ट्रांसफर सेक्शन काटा और मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है वो दिखाई तो दे रही है, मगर मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये इसमें पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं या फिर इसके अंदर म्यूसिलेज सेल्स प्रेजेंट हैं या नहीं, उसके अंदर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें वोलेटाइल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है या नहीं। तो कई प्रकार के जो सेलुलर कंपोनेंट हैं वो मैं ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा? उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि मैं डिफरेंट टाइप के स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करूं जो कि स्पेसिफिक टाइप के सेलुलर कंपोनेंट को स्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो हमारा स्टेनिंग रिएजेंट के द्वारा पॉसिबल हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते केवल एक ही स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करें और वो डिफरेंट टाइप के जो सेलुलर कंपोनेंट है उनको स्टेन कर देगा। नहीं, यहाँ पे मैं बार बार वर्ड स्पेसिफिक स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप के जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के स्टेनिंग रिएजेंट से ही स्टेन होंगे, तो उनका पता लगाना वहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहला तो आ गया सेलुलर कंपोनेंट, दूसरा जो हो गया स्टेनिंग रिएजेंट्स, और तीसरा आ रहा है हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। ये जो स्टेनिंग रिएजेंट है बच्चों, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसको बोला जाता है माइक्रोकेमिकल टेस्ट या फिर माइक्रोकेमिकल रिएजेंट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द माइक्रोकेमिकल रिएजेंट एंड गिव द एग्जांपल ऑफ द 2 माइक्रोकेमिकल रिएजेंट यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो अगर आपको स्टेनिंग रिएजेंट के बारे में तो मालूम है, मगर उसका अगर दूसरा नाम मालूम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टेनिंग रिएजेंट को हम किस नाम से जानते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द वन अनदर नेम, दैट इज माइक्रोकेमिकल टेस्ट या फिर माइक्रोकेमिकल रिएजेंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो आ रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे सेलुलर कंपोनेंट, वो सेलुलर कंपोनेंट जो हम जो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो देखे जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखा गया है। उनको पहचान किस स्टेनिंग रिएजेंट के द्वारा हो सकती है, कौन सा माइक्रोकेमिकल रिएजेंट यूज सकता है, उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। और तीसरा, जब स्टेन करने के बाद कौन से कलर की ऑब्जर्वेशन हो रही है वो माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको ऑब्जर्व करके देखा जा रहा है, तो कौन सा कलर आ रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने नंबर 1 क्यूटिन। क्यूटिन होते क्या? ये एक सेलुलर कंपोनेंट है। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे बोला जाता है क्यूटिकल लेयर। ये जो क्यूटिकल लेयर है वो कहाँ कहाँ किस किस प्लांट पार्ट में हो सकती है? वो लीफ में हो सकती है, वो स्टेम में हो सकती है, वो इस फ्रूट के टीएस में भी हो सकती है। मगर ये किसकी टीएस में नहीं होगी? रूट की टीएस में। इसको हमेशा याद रखना। रूट के ट्रांसफर सेक्शन में जो सबसे अपर लेयर जो होती है वो क्यूटिकल लेयर से कवर्ड नहीं होती। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि जो क्यूटिकल लेयर होती है ये वाटर के इम्परमिएबल होती है, वाटर की एंट्री को इनहिबिट करती है। तो जब हम बात करेंगे रूट का, तो रूट का तो मेन फंक्शन ही यही है कि वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करें। अगर सपोज कीजिए रूट के ऊपर अगर क्यूटिकल लेयर होती, सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो क्यूटिकल की बनी होती, तो क्या उस अवस्था में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता था? नहीं कर सकता था। फॉर दैट रीज़न रूट की जब हम टीएस देखते हैं उसमें क्यूटिकल लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे नहीं पाई जाती। मगर जब हम लीफ की टीएस काटते हैं, स्टेम पार्ट की टीएस काटते हैं, इवन दो फ्रूट की टीएस काटते हैं, तो वहाँ पर हमारी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट रहती है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है?
कौन से स्टेनिंग रीजेंट यूज़ करेंगे? पहला आ रहा है हमारा सुडान रेड थर्ड और दूसरा आ रहा है हमारा अल्काना टिंचर। ये सुडान रेड थर्ड और अल्काना टिंचर हम आगे भी पढ़ेंगे। मतलब एक ही प्रकार का स्टेनिंग रिएजेंट जो है वो दो प्रकार के सेलुलर कंपोनेंट को स्टेन करने काम में लाया जा सकता है, वो भी स्पेसिफिक है। तो जब क्यूटिकल जो लेयर होती है सुडान रेड थर्ड से और अल्काना टिंचर से स्टेन हो जाती है। अगर सुडान रेड थर्ड डालते हैं तो कौन सा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होगी? जो क्यूटिकल लेयर है वो रेड कलर की हो जाएगी। और जब हम अल्काना टिंचर अगर डालते हैं तो उसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है पिंकिश रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो अल्काना टिंचर और सुडान रेड जो होते हैं वो क्यूटिकल लेयर को स्टेन करने काम में लाते हैं। एक और आ रहा है स्टेनिंग रिएजेंट जिसको बोला जाता है क्लोर जिंक आयोडाइड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन भी हमारे क्यूटिकल लेयर को स्टेन करने काम में लाएगा। जो कलर की जो ऑब्जर्वेशन होती है माइक्रोस्कोप के अंदर वो होती है येलोइश ब्राउन कलर की। तो अगर येलोइश ब्राउन कलर की ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन हमें मिला है उसके अपर लेयर पे क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है। तो ये तो बात होगी क्यूटिन या फिर क्यूटिकल लेयर के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्च। जब हम स्टार्च के बारे में बात करते हैं तो स्टार्च जो होता है मोस्टली कई प्रकार के प्लांट पार्ट्स में पाया जाएगा। लीफ में भी हो सकता है, फ्रूट में भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार के कंपोनेंट में प्रेजेंट रहता है। तो जब हम स्टार्च के बारे में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। इसका सिंपल सा जो स्टेनिंग रिएजेंट है वो है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन से जब स्टार्च ग्रेन रिएक्ट करता है तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में ब्लू कलर की वो फॉर्मेशन करेगा। नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा म्यूसिलेज और इसके ऊपर भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। म्यूसिलेज क्या है? ये एक हमारा सेलुलर कंपोनेंट होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये स्वेल हो जाता है। तो ये जो म्यूसिलेज होता है वो हमारे सेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है। वो लीफ के सेक्शन में भी हो सकता है, लीफ की जो सेल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर म्यूसिलेज प्रेजेंट है तो उसका पता कैसे लगाएंगे? एक रीजन का नाम आप हमेशा याद रखना, रुदेनियम रेड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग रीजेंट है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द म्यूसिलेज कंपोनेंट इज स्टेन बाय विच स्टेनिंग रीजेंट? 4 स्टेनिंग रीजेंट के नाम थे, उसमें एक नाम था रुदेनियम रेड का और वो बिल्कुल सही था। रुदेनियम रेड रिएजेंट इज यूज टू स्टेन द म्यूसिलेज। अगर म्यूसिलेज सेल्स जो होंगी वो अगर रुदेनियम रेड रिएजेंट से रिएक्ट करते तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगी? पिंक कलर वो प्रोड्यूस करते। तो इंडिकेट कर देगा कि पिंक कलर अगर आ रहा है तो गिवन सैंपल के अंदर हमारा ट्रांसफर सेक्शन के अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट है। नंबर 4, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन जो होता है किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है? स्टेनिंग रिएजेंट जो आ रहा है वो है मिलन्स रिएजेंट्स, उसके द्वारा। और कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? ब्रिक रेड कलर वो हमारा प्रोड्यूस करेंगी। सारी की सारी सेल्स ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। जो प्रोटीन्स कंटेन कर रही हैं सेल केवल वो ही हमारी ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करेंगी। नंबर 5 जो आ रहा है वो है हमारा वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होता है? जनरली ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें, एग्जांपल आप ले लीजिए वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स की, जैसे कि फेनल हो गया, आपका कोरिएंडर हो गया, आपका डिल हो गया, ये जितने भी नाम ले, सिनामन हो गया, ये जितने भी नाम लिए मैंने ड्रग के, इन सब के अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। जब हम सिनामन बार्क की टीएस काटते हैं, फेनल फ्रूट की टीएस काटते हैं, कोरिएंडर फ्रूट की टीएस काटते हैं, क्लो फ्लावर बर्ड के हाइपेंथियम पार्ट की टीएस काटते हैं, तो वहाँ पे वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उस सेक्शन का। उसको पता कैसे लगाएंगे? उसको पता लगाने के लिए हमारे पास 2 रिएजेंट हैं। ये हमारे हैं सुडान रेड थर्ड और एक और आ रहा है दैट इज़ द अल्काना टिंचर। 2 हो गए, सुडान रेड थर्ड और अल्काना टिंचर। ये वोलेटाइल ऑयल का जो हमने एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, वोलेटाइल ऑयल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वहाँ पे जाके भी आप देखेंगे तो जनरल केमिकल टेस्ट जो होते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर वोलेटाइल ऑयल, उसके अंदर भी हमारे सुडान रेड थर्ड और अल्काना टिंचर आता है। तो जब हम स्टेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करते हैं तो ये स्टेनिंग रिएजेंट भी हैं, माइक्रोकेमिकल रिएजेंट भी है और केमिकल टेस्ट की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। इनके द्वारा कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? दे आर एबल टू प्रोड्यूस द रेड कलर। तो रेड कलर की इनकी फॉर्मेशन अगर कर रहा है तो वो वोलेटाइल ऑयल की प्रेजेंस को शो करेगा। कौन सा स्टेनिंग रिएजेंट? सुडान रेड थर्ड एंड द अल्काना टिंचर। एक बात और बता देता हूँ, जब भी हम कोई स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे तो कंसनट्रेटेड स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ नहीं करना है। होगा क्या? सपोज़ कीजिए अगर मैंने कोई कंसनट्रेटेड स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ कर लिया, सपोज कोई सा भी आप ले लीजिए, सुडान रेड ले लीजिए, फिर आयोडीन सॉल्यूशन ले लीजिए, रुदेनियम रेड ले लीजिए, हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अगर यूज़ कर लिया तो वो पूरे के पूरे सेक्शन को ही स्टेन कर देगा।
तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं रुथेनियम रेड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कौन सी सेल्स म्यूसिलेज है, कौन सी पैरेनकाइमेटस सेल्स है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। तो हमेशा जब भी ये बात को दिमाग में रखिएगा, जब भी हमें कोई स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करना है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में ही उसको यूज़ करना है। इसके बाद हमारे कुछ और स्टेनिंग रिएजेंट आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इतना आप इसको लिख लीजिए। बच्चों, कुछ और स्टेनिंग रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। हमने 5 स्टेनिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो नंबर 6 जो आ रहा है वो है हमारा लिग्निन। जब हम लिग्निन के बारे में बात करते हैं तो लिग्निन होता क्या है? लिग्निन एक सेलुलर कंपोनेंट है। और लिग्निन जो होता है मोस्टली किस प्रकार के सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा? ये लास्ट लेक्चर जो था हमने बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्रांसफर सेक्शन में डिस्कस किया था। सिंपल टिश्यू में एक लास्ट था जिसको बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर ही हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर ही हमारा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा? लिग्निन प्रेजेंट रहेगा। सेलुलर कंपोनेंट अगर बात करते हैं तो जो हमारा जो जाइलम वेसल्स जो होती हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लेम प्रेजेंट रहता है। जो जाइलम जो होती हैं, जाइलम के अंदर मेनली कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा? दे आर मेनली कंटेन द लिग्निन। तो कई प्रकार के सेलुलर कंपोनेंट होते हैं सेक्शन के अंदर जो लिग्निन को कंटेन करते हैं। मोस्टली वो जो सेल्स होती हैं जिनमें लिग्निन प्रेजेंट रहता है उसे बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, या फिर उनको लिग्निफाइड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। लिग्निफाइड कंपाउंड्स को या फिर सेल्स को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कौन सा स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम 2 स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे। नंबर 1 तो आ रहा है हमारा फ्लोरोग्लूसिनॉल HCl इन द रेशो ऑफ 1:1। हम फ्लोरोग्लूसिनॉल लेंगे और HCl लेंगे 1:1 के रेशो में, और उसको जब हम इस जो सेक्शन के ऊपर अगर ऐड करते हैं तो हमें कुछ रेड कलर की सेल्स दिखाई देती हैं। तो जो रेड कलर की जो सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या होंगी? दे आर द लिग्निफाइड सेल्स। नंबर 2 आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन। आप फार्माकोग्नोसी की जो प्रैक्टिकल लैब है वहाँ पे जब आप जाके देखेंगे तो आपको रेड कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा बॉटल के अंदर। तो वो रेड कलर के ऊपर एक लेबल लगा रहता है, इसको बोला जाता है सेफ्रानिन। वो बहुत ही कॉमन स्टेनिंग रिएजेंट है, मगर कई बार जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपने इस सॉल्यूशन को यूज़ क्यों किया, इस स्टेनिंग रिएजेंट को यूज़ किया, तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाते। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जहाँ पर भी नाम सेफ्रानिन का आता है, दिस इज़ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग रिएजेंट विच इज़ यूज्ड टू स्टेन द लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निफाइड सेल्स को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे? हम सेफ्रानिन स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे। फिर से वही बात, यहाँ पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही यूज़ किया जाएगा, चाहे कोई भी हम स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करें। तो अगर रेड कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स अगर वहाँ पे दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब वो क्या है? वो सब के सब हमारी लिग्निफाइड सेल्स हैं। अब बात करते हैं एक और सेलुलर कंपोनेंट की, जो कि हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको बोला जाता है टैनिन्स। जैसे हमारा वोलेटाइल ऑयल से आया था उसी की तरीके से हमारा एक और आ रहा है टैनिन्स। टैनिन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम उसमें स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे, वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। अगर वो सेल्स जो कलर प्रोड्यूस करने वाली हैं, कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के अंदर? अगर ब्लूइश ब्लैक और ग्रीन कलर अगर प्रोड्यूस कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहा है? उन सेल्स के अंदर हमारा टैनिन कंपोनेंट प्रेजेंट है। नंबर 8 जो आ रहा है वो है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट। क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट होते क्या हैं? दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके कई प्रकार का फंक्शन होता है। मेन फंक्शन तो ये प्रोटेक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारी टाइप्स इसके अंदर पाई जाती है। रेफाइड्स पाए जाते हैं, एसिकुलर पाए जाते हैं, सैंडी पाए जाते हैं, माइक्रोस्फिनॉइड टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इस प्रिज्म टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि सेना के अंदर अगर बात करें तो सेना लीफ की अगर पत्ती के टीएस काटते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा? प्रिज्म टाइप की कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स और क्लस्टर टाइप की कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्पीसीज़ के अंदर प्रेजेंट है, कई एग्जांपल ऐसे भी आएंगे जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं रहते। तो सेना के अंदर प्रिज्मेटिक टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल हैं, क्लस्टर टाइप की कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बहुत एग्जाम्पल के तौर पे इनको जब हम उन ड्रग्स की जब माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में बताया जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के बारे में, टाइप्स के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में बात करते हैं तो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे?
सबसे पहले जो हमारे पास कोई भी सेक्शन है जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है उसको हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज कीजिए मैं कोई लीफ यूज़ कर रहा हूँ तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, तो पहले मुझे क्लोरोफिल कंपोनेंट को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके मैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को स्टेन कर सकता हूँ। तो पहला स्टेप ये रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के लिए कि जो भी प्लांट पार्ट मिला है उसके अंदर अगर क्लोरोफिल कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। और क्लोरोफिल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए एक क्लियरिंग रिएजेंट का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्लोरल हाइड्रेट रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरल हाइड्रेट रिएजेंट है, इसमें हम हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ करेंगे। अभी तक तो हमने जितने भी यूज़ करें डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करें, मगर जब क्लोरल हाइड्रेट के बारे में बात करते हैं इसमें हम हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। और ये क्लियरिंग एजेंट है, स्टेनिंग रिएजेंट नहीं। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्लियरिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो किसी न किसी कंपोनेंट को क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए जो क्लियरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। जब पूरी तरीके से क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है तब जाके जो सेक्शन जो हमें बचा है जो क्लोरोफिल से मुक्त है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा, उसको हम फिर ट्रीट करेंगे डिफरेंट टाइप के स्टेनिंग रिएजेंट के द्वारा, जिससे हमें कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में पता लग सके। वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है 60% वेट बाय वेट, HCl सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं और एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो हमें निडल शेप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल दिखाई देंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। जब हम HCl यूज़ करते हैं तो HCl जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को सॉल्युबल कर देता है, और जब हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं तो एसिटिक एसिड जब करेंगे यूज़ तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारी कुछ जानकारियाँ हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, जिसके द्वारा हम कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात और बता दें कि कई बार एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लिसरीन, तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में कह देते हैं कि सर ग्लिसरीन भी हमारा एक स्टेनिंग रिएजेंट है, जबकि ग्लिसरीन जो है वो हमारा स्टेनिंग रिएजेंट नहीं है। हम प्रोसीजर पार्ट में क्या करते हैं, हम प्रोसीजर पार्ट में करते हैं सबसे पहले तो हम जो हमें प्लांट पार्ट मिला उसको हम ट्रांसफर सेक्शन काटें, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, चाहे रूट का पार्ट हो, चाहे स्टेम का पार्ट हो। और जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं फिर हम फाइन सेक्शन को लेते हैं, सबसे फाइन जो कटा हुआ उसको हम ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं और इमीडिएटली 1 ड्रॉप हम ग्लिसरीन की डाल देते हैं। तो ग्लिसरीन की 1 ड्रॉप क्यों डाली जा रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर वो ग्लिसरीन की ड्रॉप नहीं डालें तो जो हमारा सेक्शन कुछ समय में बिल्कुल सूख जाएगा। अगर सूख जाएगा तो उसके अंदर वाटर की जो प्रेजेंस थी वो पूरी तरीके से वाटर उसमें से हट जाएगा, निकल जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। तो वो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सेक्शन है, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर श्रिंक हो गया तो क्या उसके अंदर हम सेलुलर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। फॉर दैट रीज़न उसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, उस सेक्शन के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम इमीडिएटली 1 ड्रॉप जो है वो ग्लिसरीन की डाल देते हैं, जिससे कि हमारी जो सेक्शन है उसका वाटर लॉस ना हो पाए, उसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी रहे, जिससे कि हमारा सेक्शन फ्रेश रहे। कई बार हम 1 और 2 ड्रॉप हम वाटर की भी डाल देते हैं, मगर उसको वाटर भी ड्राई हो सकता है, इसलिए बार बार उसमें वाटर की ड्रॉप डालनी पड़ती है। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप एक ग्लिसरीन की ड्रॉप उसके ऊपर डाल दीजिए। तो बच्चों ये कुछ जानकारी थी स्टेनिंग रिएजेंट की, जो कि हमारे ट्रांसफर सेक्शन में यूज़ होते हैं। इस पे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकली जो आप इसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी थी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।